ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 5। ओलिवर नए लोगों के साथ मेलजोल करता है। पहली बार एक अंतिम संस्कार में जाकर उसे अपने मालिक के काम के बारे में एक नकारात्मक विचार बनता है। ओलिवर जब उसे अकेला छोड़ दिया गया तो उसने ताबूत बनाने वाले की दुकान में लैंप को एक कामगार की बेंच पर रखा और डर और भय के साथ चारों ओर देखा, जो कई बड़े लोग भी आसानी से समझ सकते हैं। दुकान के बीचों बीच काले स्टैंड पर रखा एक अधूरा ताबूत इतना भयावह और मृत्युस्मान दिख रहा था कि हर बार जब उसकी नज़र उस उदास चीज की तरफ जाती तो उसके शरीर में ठंडक की लहर दौड़ जाती। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वहां से कोई डरावनी आकृति धीरे धीरे अपना सिर उठाएगी और उसे डर से पागल कर देगी। दीवार के सहारे कतार में एक जैसी आकार की कई एम की लकड़ी की तख्तियां खड़ी थीं, जो धुंधली रोशनी में हाथ जेब में डाले लंबे चौड़े भूतों की तरह लग रही थीं। ताबूत की प्लेटें, एम की लकड़ियों के टुकड़े, चमकते हुए कील और काले कपड़े के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। काउंटर के पीछे की दीवार पर दो मौन सेवकों की तस्वीर थी, जो बड़े सख्त कपड़े पहने हुए एक बड़े दरवाजे के सामने खड़े थे, और दूर से चार काले घोड़ों द्वारा खींची जा रही शवगाड़ी आ रही थी। दुकान गर्म और बंद थी और वहां का माहौल ताबूतों की गंध से भरा हुआ लग रहा था। काउंटर के नीचे का कोना, जिसमें उसका बिस्तर रखा गया था, कब्र जैसा लग रहा था। लेकिन ये अकेली उदासी की वजह नहीं थीं जो ओलिवर को परेशान कर रही थीं। वह एक अजनबी जगह पर अकेला था, और हम सभी जानते हैं कि ऐसी स्थिति में हम में से सबसे बहादुर लोग भी कभी-कभी ठंडे और अकेले महसूस करते हैं। लड़के का कोई दोस्त नहीं था जिसे वह देख सके या जो उसकी देखभाल कर सके। उसके मन में हाल की किसी जुदाई का दुख ताज़ा नहीं था, किसी प्रिय और यादगार चेहरे की कमी ने उसके दिल को भारी नहीं किया था। फिर भी उसका दिल भारी था, और उसने चाहा कि जब वह अपने संकरे बिस्तर में घुसा, काश वह उसका ताबूत होता, और वह चर्च के आंगन में एक शांत और स्थायी नींद में लेट जाता, जहां घास उसके सिर के ऊपर धीरे धीरे लहराती रहती और पुरानी गहरी घंटी की आवाज उसे उसकी नींद में सुकून देती। सुबह ओलिवर की नींद एक जोरदार ठोकर से खुली, जो दुकान के दरवाजे के बाहर किसी ने मारी थी। इससे पहले कि वह अपने कपड़े ठीक से पहन पाता, दरवाजे पर लगभग 25 बार गुस्से और जल्दबाजी से ठोकर मारी गई। जब उसने दरवाजे की चेन खोलनी शुरू की तो ठोकरें रुक गईं और एक आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलोगे या नहीं? उस आवाज ने कहा, जो दरवाजे पर ठोकर मारने वाली टांगों की थी। जी हाँ साहब, अभी खोलता हूँ, ओलिवर ने जवाब दिया, चेन खोलते हुए और चाबी घुमाते हुए। तुम नए लड़के हो, है न? आवाज ने ताले के छेद से पूछा। जी हाँ साहब, ओलिवर ने जवाब दिया। तुम्हारी उम्र क्या है? आवाज ने पूछा। 10 साल साहब, ओलिवर ने जवाब दिया। तो जब मैं अंदर आऊंगा तब तुझे देख लूंगा, उस आवाज ने कहा। देख लेना, मैं तुझे पीटूंगा, बस यही समझ ले। कामगार अनाथ। और यह वादा करने के बाद वह सीटी बजाने लगा। ओलिवर को उस प्रक्रिया से बहुत बार गुजरना पड़ा था, जिसका संकेत इस छोटे से शब्द से मिलता है, इसलिए उसे इस बात में जरा भी शक नहीं था कि वह जो भी हो अपनी बात जरूर पूरी करेगा। उसने कांपते हुए हाथों से कुंडी खोली और दरवाजा खोल दिया। कुछ सेकंड के लिए ओलिवर ने गली के ऊपर और नीचे देखा और रास्ते के उस पार देखा। उसे ऐसा लगा कि जिसने भी उसे ताले के छेद से बात की थी, वह शायद कुछ कदम दूर चला गया होगा, खुद को गर्म रखने के लिए, क्योंकि उसे कोई नहीं दिखा सिवाय एक बड़े दान के लड़के के, जो घर के सामने एक खंभे पर बैठा हुआ था और एक स्लाइस ब्रेड और मक्खन खा रहा था। वह बड़े चतुराई से चाकू से उसे अपने मुंह के आकार के टुकड़ों में काट रहा था और खा रहा था। मुझे माफ कीजिए साहब, ओलिवर ने अंततः कहा,
यह देखकर कि कोई और आगंतुक दिखाई नहीं दिया, क्या आपने दरवाजा खटखटाया था? मैंने लात मारी थी, उस दान के लड़के ने जवाब दिया। क्या आपको ताबूत चाहिए था, साहब? ओलिवर ने मासूमियत से पूछा। यह सुनकर उस दान के लड़के का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उसने कहा कि अगर ओलिवर अपने बड़ों के साथ इस तरह मजाक करेगा तो उसे जल्दी ही ताबूत की जरूरत पड़ेगी। तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, कामगार अनाथ, दान के लड़के ने बात जारी रखी जबकि वह खंभे से नीचे उतरा। नहीं साहब, ओलिवर ने जवाब दिया। मैं मिस्टर नूह क्लेपोल हूँ, दान के लड़के ने कहा, और तू मेरे नीचे काम करेगा। शटर उतार, तू आलसी बदमाश। यह कहकर मिस्टर क्लेपोल ने ओलिवर को एक लात मारी और बड़े गर्व से दुकान में प्रवेश किया, जिससे उनकी गरिमा और बढ़ गई। एक बड़े सिर, छोटी आंखों, भारी शरीर और गंभीर चेहरे वाले युवक के लिए किसी भी परिस्थिति में गरिमा बनाए रखना कठिन होता है, और विशेष रूप से तब जब उसकी नाक लाल हो और उसने पीले कपड़े पहने हों। ओलिवर ने शटर उतारे और पहली बार में ही शटर को उठाते समय गलती से एक कांच का टुकड़ा तोड़ दिया। वह उसे दिन के समय रखने के लिए घर के बगल में एक छोटे आंगन में लेकर जा रहा था। नूह ने उसे यह कहते हुए दयालुता से मदद की कि उसे जरूर मार पड़ेगी, और फिर मदद करने की कृपा दिखाई। थोड़ी देर बाद मिस्टर सॉरबेरी नीचे आ गए। उसके तुरंत बाद मिसेस सॉरबेरी भी आईं। नूह की भविष्यवाणी के अनुसार ओलिवर को मार पड़ी और वह उस युवक के साथ नाश्ते के लिए सीढ़ियों से नीचे चला गया। आग के पास आओ, नूह शार्लोट ने कहा। मैंने मास्टर के नाश्ते से तुम्हारे लिए एक अच्छा सा बेकन बचा लिया है। ओलिवर, मिस्टर नूह के पीछे का दरवाजा बंद कर दो और उन टुकड़ों को ले आओ जो मैंने ब्रेड पैन के ढक्कन पर रखे हैं। यहाँ तुम्हारा चाय है, इसे ले जाओ और उस बॉक्स में जाकर पी लो, और जल्दी करो क्योंकि तुम्हें दुकान की देखरेख करनी होगी। सुन रहे हो कामगार? नूह क्लेपोल ने पूछा। ओह नूह, शार्लोट ने कहा, तुम कितने अजीब हो। तुम लड़के को अकेला क्यों नहीं छोड़ते? अकेला छोड़ दो, नूह ने कहा। हर कोई उसे अकेला छोड़ता है इस मामले में। न तो उसके पिता और न ही उसकी माँ कभी उससे टकराते हैं। उसके सभी रिश्तेदार उसे अपने तरीके से जीने देते हैं, है न शार्लोट? ही 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 ओह तुम अजीब आत्मा, शार्लोट ने कहा और जोर से हंस पड़ी, जिसमें नूह भी शामिल हो गया। इसके बाद दोनों ने गरीब ओलिवर ट्विस्ट की तरफ तिरछी नजरों से देखा, जो कमरे के सबसे ठंडे कोने में बॉक्स पर बैठा कांप रहा था और जो बासी टुकड़े उसके लिए आरक्षित थे उन्हें खा रहा था। नूह एक दान का लड़का था, लेकिन एक कामघर का अनाथ नहीं था। वह कोई अनचाही संतान नहीं था, क्योंकि वह अपनी पूरी वंशावली को अपने माता पिता तक ले जा सकता था, जो पास में रहते थे। उसकी माँ एक धोबी थी और उसके पिता एक शराबी सैनिक थे, जिन्हें लकड़ी की टांग के साथ छुट्टी मिल गई थी और एक दैनिक पेंशन 2 पेंस और आधा पेंस के साथ। पड़ोस के दुकान के लड़के लंबे समय से नूह को सार्वजनिक सड़कों पर लेदर, दान और इसी तरह के अपमानजनक उपनामों से पुकारते आ रहे थे, और नूह ने बिना कुछ कहे इन्हें सहा। लेकिन अब जब किस्मत ने उसके रास्ते में एक नामहीन अनाथ डाल दिया, जिस पर यहाँ तक कि सबसे छोटे लोग भी तिरस्कार की अंगुली उठा सकते थे, उसने उस पर पूरी तरह से पलटवार किया। यह सोचने के लिए एक प्यारा विषय है। यह हमें दिखाता है कि मानव स्वभाव को कितना सुंदर बनाया जा सकता है और कैसे समान प्यारी गुण एक सबसे अच्छे लॉर्ड और सबसे गंदे दान के लड़के में विकसित होते हैं। ओलिवर को कामघर में लगभग 3 सप्ताह या 1 महीने से रह रहे थे। श्री और श्रीमती सॉरबेरी दुकान बंद होने के बाद छोटे से पीछे के कमरे में रात का खाना खा रहे थे,
जब श्री सॉरबेरी ने अपनी पत्नी की ओर कई सम्मानजनक नजरें डालते हुए कहा, मेरी प्रिय, वह और कुछ कहने वाले थे, लेकिन श्रीमती सॉरबेरी ने एक खास तरह की नकारात्मक नजर डाली जिससे वह रुक गए। तो फिर श्रीमती सॉरबेरी ने तीखी आवाज में कहा, कुछ नहीं मेरी प्रिय, कुछ नहीं, श्री सॉरबेरी ने कहा। ओह, तुम जंगली हो, श्रीमती सॉरबेरी ने कहा। बिल्कुल नहीं मेरी प्रिय, श्री सॉरबेरी ने विनम्रता से कहा। मैंने सोचा कि आप सुनना नहीं चाहती थीं, मेरी प्रिय। मैं बस यह कहना चाहता था। ओह, मुझे मत बताओ कि तुम क्या कहने वाले थे, श्रीमती सॉरबेरी ने बीच में ही कहा। मैं कोई नहीं हूं, कृपया मुझसे सलाह मत लो। मैं तुम्हारे रहस्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, श्रीमती सॉरबेरी ने यह कहते हुए एक हताश हंसी हंस दी, जिससे भयंकर परिणाम की धमकी महसूस हो रही थी। लेकिन प्रिय, श्री सॉरबेरी ने कहा, मैं तुम्हारी सलाह लेना चाहता हूं। नहीं नहीं, मेरी सलाह मत पूछो, श्रीमती सॉरबेरी ने एक प्रभावशाली तरीके से जवाब दिया। किसी और से पूछो। यहाँ एक और हताश हंसी सुनाई दी, जिससे श्री सॉरबेरी बहुत डर गए। यह एक बहुत सामान्य और अनुमोदित वैवाहिक उपचार की प्रक्रिया है, जो अक्सर बहुत प्रभावी होती है। यह तुरंत श्री सॉरबेरी को इस विशेष अनुरोध के लिए मनाने में कामयाब रहा कि उन्हें वह कहने की अनुमति दी जाए जो श्रीमती सॉरबेरी सबसे अधिक सुनना चाहती थीं। थोड़ी देर बाद अनुमति बहुत कृपालु तरीके से दी गई। यह केवल युवा ट्विस्ट के बारे में है, प्रिय, श्री सॉरबेरी ने कहा। वह बहुत अच्छा दिखने वाला लड़का है, प्रिय। उसे ऐसा होना चाहिए क्योंकि वह बहुत खाता है, श्रीमती सॉरबेरी ने टिप्पणी की। उसके चेहरे पर एक उदासी की अभिव्यक्ति है, प्रिय, श्री सॉरबेरी ने फिर से कहा, जो बहुत दिलचस्प है। वह एक अद्भुत म्यूट बनेगा, मेरी जान। श्रीमती सॉरबेरी ने काफी आश्चर्यचकित नजरों से देखा। श्री सॉरबेरी ने इसे देखा और श्रीमती सॉरबेरी को कोई टिप्पणी करने का समय दिए बिना आगे बढ़े। मैं एक नियमित म्यूट की बात नहीं कर रहा, जो बड़े लोगों की देखभाल करे, प्रिय, बल्कि केवल बच्चों के अभ्यास के लिए। यह बहुत नया होगा, प्रिय, एक अनुपात में म्यूट होना। आप इस पर विश्वास कर सकती हैं, इसका एक शानदार प्रभाव होगा। श्रीमती सॉरबेरी, जो उद्यमिता के क्षेत्र में अच्छी तरह से समझ रखती थीं, इस विचार की नयापन से बहुत प्रभावित हुईं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में इसे कहना उनकी गरिमा के खिलाफ होता। इसलिए उन्होंने केवल तीखे अंदाज में पूछा कि ऐसी स्पष्ट सुझाव उनके पति के मन में पहले क्यों नहीं आया। श्री सॉरबेरी ने इसे सही तरीके से समझा कि यह उनकी प्रस्तावना पर सहमति थी, इसलिए जल्दी ही यह तय किया गया कि ओलिवर को तुरंत इस व्यापार के रहस्यों में शामिल किया जाए, और इस उद्देश्य से कि वह अपनी अगली सेवा के अवसर पर अपने मालिक के साथ जाए। अवसर बहुत दूर नहीं था। अगले दिन नाश्ते के आधे घंटे बाद श्री बम्बल दुकान में आए और अपनी छड़ी को काउंटर पर टिकाते हुए अपने बड़े चमड़े के बटुए से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकाला, जिसे उन्होंने सॉरबेरी को सौंप दिया। आहा, मुर्दा घर के मालिक ने चमकदार चेहरा बनाते हुए कहा, को का ऑर्डर है न? पहले को के लिए और बाद में परोचियल स्थानीय दफन के लिए, श्री बम्बल ने जवाब दिया और अपने मोटे चमड़े के बटुए की पट्टी बांधी, जो खुद भी बहुत भारी था। बेटन, मुर्दा घर के मालिक ने कागज के टुकड़े को श्री बम्बल से देखकर कहा। मैंने यह नाम पहले कभी नहीं सुना। बम्बल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जिद्दी लोग हैं, श्री सॉरबेरी, बहुत जिद्दी। मुझे डर है कि गर्वीले भी हैं, सर। गर्वीले है, श्री सॉरबेरी ने व्यंग्य के साथ कहा। अरे, यह बहुत ज्यादा है। अरे, यह घिनौना है, बम्बल ने कहा। अंटिमोनियल, श्री सॉरबेरी। सही कहा आपने, मुर्दा घर के मालिक ने सहमति दी।
हमें परिवार के बारे में परसों रात ही पता चला, बम्बल ने कहा, और तब तक हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता था। बस एक महिला जो उसी घर में रहती है ने पैरोचियल कमेटी से अनुरोध किया कि वे पैरोचियल सर्जन को एक महिला देखने के लिए भेजें जो बहुत बीमार थी। सर्जन डिनर पर गए थे, लेकिन उनके प्रशिक्षु, जो एक बहुत होशियार लड़का है, ने तुरंत एक काले रंग की बोतल में कुछ दवा भेज दी। अरे, यह तत्परता है, मुर्दा घर के मालिक ने कहा। तत्परता, वाकई, बम्बल ने कहा। लेकिन इसका परिणाम क्या है? इन विद्रोहियों का अवज्ञाकारी व्यवहार क्या है, सर? पति ने जवाब भेजा कि दवा उसकी पत्नी की बीमारी के लिए उपयुक्त नहीं है और इसलिए वह उसे नहीं लेगी। कहती है कि वह दवा नहीं लेगी, सर। अच्छी, मजबूत और पौष्टिक दवा, जिसे एक सप्ताह पहले 2 आयरिश मजदूरों और एक कोयला काम करने वाले को बड़ी सफलता के साथ दी गई थी, कुछ भी नहीं, एक काले रंग की बोतल के साथ भेजी गई, और वह जवाब भेजता है कि उसकी पत्नी उसे नहीं लेगी, सर। जैसे ही यह क्रूरता श्री बम्बल के मन में पूरी तरह से आई, उसने गुस्से में काउंटर पर अपनी छड़ी मारी और उसकी आंखें लाल हो गईं। अरे, मुर्दा घर के मालिक ने कहा, मैंने कभी नहीं किया, सर, बम्बल ने चिल्लाया। नहीं, और किसी ने कभी नहीं किया, लेकिन अब वह मर गई है, हमें उसे दफनाना होगा, और यही निर्देश है, और जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा होगा। यह कहते हुए श्री बम्बल ने अपने टोप को उल्टे तरफ से पहन लिया और पैरोचियल उत्तेजना में दुकान से बाहर निकल गए। देखो ओलिवर, वह इतना गुस्से में था कि उसने तुम्हारी भी खबर नहीं ली, श्री सॉरबेरी ने कहा, जबकि वह बम्बल को सड़क पर जाते हुए देख रहे थे। जी हाँ, सर, ओलिवर ने जवाब दिया, जो बैठक के दौरान छिपा रहा था और श्री बम्बल की आवाज की याद से कांप रहा था। हालांकि उसे श्री बम्बल की नजर से बचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस अधिकारी ने, जिस पर सफेद कोट वाले सज्जन की भविष्यवाणी का गहरा असर पड़ा था, सोचा कि अब जब मुर्दा घर के मालिक ने ओलिवर को परीक्षण में लिया है, तो इस विषय को टालना बेहतर होगा, जब तक कि ओलिवर 7 साल के लिए ठान नहीं लिया जाता और किसी भी प्रकार की वापसी का खतरा समाप्त नहीं हो जाता। ठीक है, श्री सॉरबेरी ने अपनी टोपी उठाते हुए कहा, जितनी जल्दी यह काम हो सके उतना अच्छा। नोआह, दुकान की देखभाल करो। ओलिवर, अपनी टोपी पहन लो और मेरे साथ आओ। ओलिवर ने आदेश माना और अपने मालिक के साथ पेशेवर काम पर चला। वे कुछ समय तक शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले और घनी आबादी वाले हिस्से से होते हुए चले और फिर एक संकरी गली में मुड़ते हुए, जो अब तक की सबसे गंदी और गरीब जगह थी, उस घर को खोजने के लिए रुक गए जो उनके खोज का उद्देश्य था। दोनों तरफ के घर ऊंचे और बड़े थे, लेकिन बहुत पुराने थे और सबसे गरीब वर्ग के लोगों द्वारा बसे हुए थे, जैसे कि उनकी उपेक्षित स्थिति यह स्पष्ट करती थी, बिना उन कुछ लोगों की गंदली दिखावट के जो कभी कभी खिसकते हुए गुजरते थे। कई मकानों के पास दुकान के मोर्चे थे, लेकिन ये पूरी तरह बंद थे और सड़ रहे थे, केवल ऊपरी कमरे ही बसे हुए थे। कुछ घर जो उम्र और टूट-फूट के कारण असुरक्षित हो गए थे, उन्हें गिरने से रोकने के लिए दीवारों के खिलाफ ऊंचे लकड़ी के बीम लगाए गए थे, जो सड़क में मजबूती से लगाए गए थे। लेकिन ये पुराने घर रात के वक्त बेघर लोगों के आश्रय के रूप में चुने गए लगते थे, क्योंकि कई खुरदरी लकड़ी की चादरें जो दरवाजे और खिड़की का काम करती थीं, उन्हें हटाकर मानव शरीर के गुजरने के लिए पर्याप्त खुला छोड़ा गया था। गली की नाली ठहरी हुई और गंदी थी। यहाँ-वहाँ सड़ी हुई चूहों को देखकर भी भूख का एहसास हो रहा था। जहाँ ओलिवर और उनके मालिक रुके, वहाँ खुले दरवाजे पर न तो एक डोर नॉकर था और न ही बेल का हैंडल, इसलिए अंधेरे रास्ते से सावधानी से आगे बढ़ते हुए और ओलिवर को पास रहने और डरने के लिए कहते हुए मुर्दा घर के मालिक पहले मंजिल पर चढ़े। एक दरवाजे से टकराते हुए उन्होंने अपनी मुट्ठियों से दरवाजे पर खटखटाया।
दरवाजा एक 13 या 14 साल की लड़की ने खोला। मुर्दा घर के मालिक ने तुरंत देख लिया कि यह वही कमरा है जिस पर उन्हें भेजा गया था। वह अंदर चले गए, ओलिवर भी उनके पीछे चला। कमरे में कोई आग नहीं थी, लेकिन एक आदमी खड़ा होकर बिना किसी सोच के खाली स्टोव के ऊपर झुका हुआ था। एक पुरानी महिला भी एक कम ऊंची कुर्सी को ठंडी चूल्हे के पास खींचकर बैठी थी। एक कोने में कुछ चिथड़े पहने बच्चे थे और दरवाजे के सामने एक छोटे से कोने में जमीन पर कुछ ढका हुआ था जो पुरानी चादर से ढका हुआ था। ओलिवर ने उस जगह की ओर देखते हुए सिहरन महसूस की और स्वचालित रूप से अपने मालिक के करीब हो गया, क्योंकि हालांकि यह ढका हुआ था, लड़के को लगा कि यह एक शव है। आदमी का चेहरा पतला और बहुत पीला था, उसके बाल और दाढ़ी भूरे थे, उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं। पुरानी महिला का चेहरा झुर्रियों से भरा था, उसकी दो बची हुई दांत नीचे की ओर निकली हुई थीं और उसकी आंखें चमकदार और तीखी थीं। ओलिवर को न तो महिला और न ही आदमी को देखने की हिम्मत हो रही थी। वे बाहर देखे गए चूहों के जैसे लग रहे थे। कोई भी उसकी ओर पास नहीं जाएगा, आदमी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, जैसे ही मुर्दा घर के मालिक ने कोने की ओर बढ़ा। पीछे हटो, अगर तुम्हारी जान है तो पीछे हटो। बकवास है मेरे अच्छे आदमी, मुर्दा घर के मालिक ने कहा, जो हर तरह की मुसीबत के आदी थे। बकवास, मैं कहता हूँ, आदमी ने कहा, अपने हाथों को मुट्ठी में बंद करते हुए और फर्श पर बेतहाशा पाँव पटकते हुए। मैं कहता हूँ कि उसे जमीन में नहीं दफनाया जाएगा। वह वहां शांति से नहीं रह सकेगी। कीड़े उसे परेशान करेंगे, नहीं खाएंगे, वह बहुत कमजोर हो चुकी है। मुर्दा घर के मालिक ने इस बेतुकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी जेब से एक माप की पट्टी निकालते हुए शव के पास एक पल के लिए घुटनों के बल बैठ गए। आह, आदमी ने कहा, आंसुओं में फूटते हुए और मृत महिला के पैरों पर घुटनों के बल बैठते हुए। घुटनों के बल बैठो, घुटनों के बल बैठो, सभी लोग उसके चारों ओर घुटनों के बल बैठो और मेरी बातें ध्यान से सुनो। मैं कहता हूँ कि उसे भूख से मार डाला गया। मुझे नहीं पता था कि वह कितनी बुरी हालत में थी जब तक बुखार नहीं आया और फिर उसकी हड्डियां त्वचा से बाहर निकल रही थीं। न तो आग थी और न ही मोमबत्ती, वह अंधेरे में मर गई, अंधेरे में। वह अपने बच्चों के चेहरे भी नहीं देख सकी, हालांकि हम उसे उनके नाम लेते हुए सुन रहे थे। मैंने उसके लिए सड़कों पर भीख मांगी और उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। जब मैं वापस आया तो वह मर रही थी और मेरे दिल का सारा खून सूख गया है, क्योंकि उन्होंने उसे भूखा मार डाला। मैं इसे उस भगवान के सामने शपथ लेता हूँ जिसने इसे देखा। उन्होंने उसे भूखा मारा। उसने अपने हाथों को अपने बालों में लपेट लिया और एक तेज चीख के साथ फर्श पर लौटते हुए अपनी आंखें स्थिर करके और उसके होठों को झाग से ढकते हुए उसने रोना शुरू कर दिया। डरे हुए बच्चों ने जोर से रोना शुरू कर दिया, लेकिन पुरानी महिला, जो अब तक पूरी तरह से शांत बैठी थी जैसे कि उसने सब कुछ नहीं सुना हो, उन्हें चुप कराने के लिए धमकाने लगी। उसने जमीन पर पड़े आदमी के क्रावत को ढीला किया और मुर्दा घर के मालिक की ओर लंगड़ाते हुए बढ़ी। वह मेरी बेटी थी, पुरानी महिला ने शव की ओर इशारा करते हुए कहा और एक मूर्खता भरी मुस्कान के साथ, जो मृत्यु की उपस्थिति से भी अधिक भयावह थी, बोलते हुए कहा, हे भगवान, हे भगवान! अच्छा है कि मैंने उसे जन्म दिया और तब एक महिला थी और अब मैं जीवित और खुश हूँ और वह वहीं पड़ी है, इतनी ठंडी और स्टिफ। हे भगवान, हे भगवान! सोचो, यह एक नाटक जैसा है, एक नाटक जैसा है। जब बुरी तरह से बीमार महिला हंसते और बड़बड़ाते हुए अपने विकृत आनंद में खोई हुई थी, तो मुर्दा घर के मालिक ने वहां से जाने का इरादा किया। रुको रुको, पुरानी महिला ने जोर से फुसफुसाते हुए कहा।
क्या उसे कल, परसों या आज रात दफनाया जाएगा? मैंने उसे तैयार किया था और मुझे चलना पड़ेगा, तुम जानते हो। मुझे एक बड़ा कोट भेज दो, एक अच्छा गर्म वाला, क्योंकि बहुत ठंड है। हमें जाने से पहले केक और शराब भी मिलनी चाहिए। कोई बात नहीं, कुछ रोटी भेज दो, बस एक रोटी और एक कप पानी। क्या हम कुछ रोटी लेंगे, प्यारे? उसने उत्सुकता से कहा, जैसे ही मुर्दा घर के मालिक ने फिर से दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। हाँ हाँ, मुर्दा घर के मालिक ने कहा, बिल्कुल। जो भी चाहो। उसने पुरानी महिला की पकड़ से खुद को छुड़ाया और ओलिवर को साथ लेकर जल्दी से चल दिए। अगले दिन परिवार को इस बीच आधी रोटी और एक टुकड़ा चीज मिल चुका था, जो खुद मिस्टर बम्बल ने उन्हें दिया था। ओलिवर और उसके मालिक ने दुखी घर की ओर वापस लौटे, जहां मिस्टर बम्बल पहले ही 4 कामकाजी लोगों के साथ आ चुके थे, जो बेयरर के रूप में काम करने वाले थे। एक पुराना काला कोट पुरानी महिला और आदमी के चिथड़ों पर डाला गया था और खुला ताबूत शीशे के ढक्कन के साथ बंद कर दिया गया था, जिसे बेयरों के कंधों पर उठाकर सड़क पर ले जाया गया। अब तुम्हें अपनी सबसे अच्छी चाल चलनी होगी, बुजुर्ग महिला सॉवरबेरी ने बुजुर्ग महिला के कान में फुसफुसाया। हम थोड़ा देर से हैं और पादरी को इंतजार नहीं कराना चाहिए। चलो मेरे लोग, जितनी जल्दी हो सके। इस निर्देश के अनुसार बियरर अपने हल्के बोझ के साथ जल्दी से चलने लगे और दोनों शोककर्ता उन्हें जितना नजदीक रह सके उतना ही पास रहे। मिस्टर बम्बल और सॉवरबेरी तेज कदमों से आगे बढ़े और ओलिवर, जिनकी टांगें अपने मालिक की तरह लंबी नहीं थीं, उनके बगल में दौड़ते रहे। मगर जल्दी करने की उतनी जरूरत नहीं थी जितनी मिस्टर सॉवरबेरी ने सोची थी, क्योंकि जब वे चर्चयार्ड के उस अंधेरे कोने में पहुंचे जहां जलकुंभी उग रही थी और जहां पारिश के कब्रें थीं, तो पादरी नहीं आया था और क्लर्क, जो वेस्टरूम की आग के पास बैठा था, ऐसा लगता था कि उसे आने में 1 घंटे या उससे अधिक समय लग सकता है। तो उन्होंने शव को गड्ढे के किनारे पर रखा और दोनों शोककर्ता ठंडे मिट्टी में धैर्यपूर्वक इंतजार करते रहे, जबकि रगड़े हुए बच्चे, जो दृश्य को देखकर चर्चयार्ड में आए थे, कब्रों के बीच जोर से खेल रहे थे या ताबूत पर कूदते हुए अपने खेल बदल रहे थे। मिस्टर सॉवरबेरी और बम्बल, जो क्लर्क के व्यक्तिगत दोस्त थे, उसके साथ आग के पास बैठे और अखबार पढ़ रहे थे। अंततः 1 घंटे से अधिक समय के बाद मिस्टर बम्बल, सॉवरबेरी और क्लर्क को गड्ढे की ओर दौड़ते हुए देखा गया। इसके तुरंत बाद पादरी आया, अपने सफेद वस्त्र पहनते हुए। मिस्टर बम्बल ने फिर कुछ लड़कों को पीटा ताकि दिखावे को बनाए रखा जा सके, और पादरी ने दफन सेवा के जितना हो सके 4 मिनट में पढ़ा, अपने वस्त्र क्लर्क को दिए और फिर चला गया। अब बिल, सॉवरबेरी ने कब्र खोदने वाले से कहा, भर दो। यह कोई बहुत कठिन काम नहीं था, क्योंकि गड्ढा इतना भरा हुआ था कि सबसे ऊपर का ताबूत सतह के कुछ फीट भीतर था। कब्र खोदने वाले ने मिट्टी डाली, उसे अपने पैरों से ढीला किया, अपनी फावड़ा कंधे पर उठाया और चला गया, बच्चों के साथ, जो बहुत जोर से शिकायत कर रहे थे कि मजा बहुत जल्दी खत्म हो गया। चलो मेरे अच्छे आदमी, बम्बल ने आदमी की पीठ पर थपथपाते हुए कहा। उन्हें यार्ड बंद करना है। आदमी, जो गड्ढे के पास अपनी स्थिति से एक बार भी नहीं हिला था, चौंका, अपना सिर उठाया। जिस व्यक्ति ने उससे बात की थी उसकी ओर देखा, कुछ कदम आगे बढ़ा और बेहोश हो गया। पागल पुरानी महिला, जो अपनी चादर की हानि के बारे में शोक में थी, जो मुर्दा घर के मालिक ने ले ली थी, ने उसे कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन पर एक बाल्टी ठंडा पानी डाल दिया गया और जब वह होश में आया, उसे सुरक्षित रूप से चर्चयार्ड से बाहर निकाला, गेट बंद किया और अपने अपने रास्ते चले गए। तो ओलिवर, सॉवरबेरी ने कहा, जब वे घर की ओर चल रहे थे, तुम्हें कैसा लगा?
ठीक ठाक, धन्यवाद सर, ओलिवर ने काफी हिचकिचाते हुए जवाब दिया। इतना अच्छा नहीं सर। तुम समय के साथ इसकी आदत डाल लोगे, ओलिवर, सॉवरबेरी ने कहा। जब आदत पड़ जाएगी तो कुछ नहीं लगेगा मेरे बच्चे। ओलिवर ने अपने मन में सोचा, क्या मिस्टर सॉवरबेरी को इसकी आदत डालने में बहुत समय लगा था? लेकिन उसने सवाल न पूछने का सोचा और दुकान की ओर लौट गया। जो कुछ उसने देखा और सुना उसके बारे में सोचते हुए। लाइक